नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद भवन की पहली झलक आई सामने। पीएम बोले सभी भारतीयों को नए भवन पर होगा गर्व। इधर उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष में सियासत जारी। 75 रुपए का सिक्का भी होगा जारी। अब सेंगोल को लेकर भी संग्राम। कांग्रेस बोली सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के होने के दस्तावेजी सबूत नहीं। अमित शाह ने पूछा कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत क्यों। बाजार में जून सीरीज का शानदार आगाज। निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 629 और निफ्टी 178 अंक चढ़ा। 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप कल होगा पेश। पीएम की अगुवाई में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होने वाली बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट समेत 8 मोर्चों पर बनेगी रणनीति। दिल्ली में फिर चलेगी बाइक टैक्सी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगी रोक हटाई। नई पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी सर्विस को राहत। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत। खराब सेहत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत। बयानबाजी नहीं करने का आदेश। एल नीनो के बावजूद इस साल मानसून रहेगा सामान्य। उत्तर पश्चिम रीजन में हो सकती है हल्की कम बारिश। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर DS पाई से एक्सक्लूसिव बातचीत। नई संसद की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वही तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा सोचा था, जिस तरह विजुअलाइज किया था, नई संसद ठीक वैसी ही है। सदन में हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी लगा है। संसद के दोनों सदन में वोटिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सांसद करेंगे। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा हॉल में 888 सांसद बैठ सकते हैं। राज्यसभा हॉल में 384 सांसद बैठ सकते हैं। हरे रंग की थीम वाली जगह लोकसभा की और संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटें हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नए संसद भवन पर सभी भारतीयों को गर्व महसूस होगा। ये वीडियो इस आइकॉनिक बिल्डिंग की एक झलक दिखाता है। मेरा आपसे एक खास अनुरोध है कि आप अपनी आवाज़ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं उनमें से कुछ वीडियोस को रीट्वीट करूँगा। उन्होंने आगे लिखा है माई पार्लियामेंट माई प्राउड के हैशटैग के साथ लिखना ना भूलें। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी संसद की इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस बीच विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के बाद अब संसद में स्थापित किए जाने वाले सेंगोल के इतिहास पर भी विवाद उठ गया है। इधर जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने नए संसद भवन के उद्घाटन में आने पर सहमति जताई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती निजी कारणों से समारोह में नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत है। इधर इस पूरे मामले पर बीजेपी भी आक्रामक मुद्रा में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और जनता ये भूलेगी नहीं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक मौके पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है। यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। और समारोह की तैयारी के बीच विवादित मुद्दों पर क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी बताइए, उद्घाटन पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें विवाद भी की खटाई भी पड़ रही है, तो बताइए क्या कुछ चल रहा है राजधानी में।
संसद की नई बिल्डिंग की तैयारियां काफी अंतिम चरण में पहुंच गई है। रविवार को सुबह से ही वहां पे काफी ज्यादा चहल पहल रहने वाली है। करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री संसद भवन के परिसर में पहुंचेंगे और 7:30 बजे से लेकर के 8:30 पौने 9 बजे तक वहां पे पूजा होगा, फिर वहां पे हवन होगा। वहां पे बड़े बड़े पंडित वहां पे आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, विद्वान वहां पे आ रहे हैं और संत भी वहां पे आ रहे हैं। और पूजा अर्चना के बाद उसके बाद करीब 9 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा चैम्बर में जाएंगे और वहां पे 9:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। और प्रार्थना सभा के साथ ही वहां पे लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के बगल में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और सेंगोल स्थापित करते वक्त वहां पे मंत्रोच्चारण होगा। और उसके लिए तमिलनाडु से खास तौर से वहां पे संत आ रहे हैं और वहां पे शंकराचार्य भी मौजूद रहेंगे। और जो पहला कार्यक्रम है ये करीब 9:30-10 बजे तक खत्म हो जाएगा और दूसरा कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू होगा और 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें सभी अतिथि पहुंचेंगे। करीब 12 बजे के आसपास राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो वहां पे अपना भाषण देंगे। उसके बाद राज्यसभा में 2 फिल्में छोटी छोटी दिखाई जाएंगी और फिल्मों को दिखाने के बाद जो है सो राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है वो भाषण देंगे और फिर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और इसके साथ ही संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा। और वही बिल्डिंग जिसको प्रधानमंत्री ने उसकी कुछ वीडियो की क्लिप को जारी करके कहा है कि हर भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय होगा ये नई बिल्डिंग। हालांकि इस बीच कुछ विवाद इस बात को लेकर है कि सेंगल को लेकर जो इतिहास बताया जा रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। हालांकि बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को आखिरकार भारत की संस्कृति से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। दूसरा एक विवाद ये था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कहा गया था कि राष्ट्रपति से ही संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कराया जाए, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। और अब जाकर के मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से भी कई सारी पार्टियां, कांग्रेस समेत कई सारी पार्टियां इस समारोह का बहिष्कार कर रही हैं। हालांकि सरकार के अलावा जो एनडीए के अलावा 7 घटक दल हैं, जो 7 राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कि बीजू जनता दल है, बसपा है, इन सभी ने इस समारोह में शामिल होने का फैसला लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक संसद का भवन का उद्घाटन होता है नई बिल्डिंग का, तब तक विवाद थोड़े बहुत चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने सेंगोल को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक लेख और नेहरू के भाषण का हिस्सा अटैच करके एक लंबा ट्वीट किया है और कहा है कि नई संसद का उद्घाटन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ के साथ हो रहा है। ये सही है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू को अगस्त 1947 में सेंगोल भेंट किया गया था, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना था। बाद में ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। अब प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल तमिलनाडु में चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, जबकि असली सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। वहीं अमित शाह ने ट्वीट करके जयराम रमेश के आरोपों का जवाब भी दिया है। शाह ने ट्वीट में लिखा है कि थिरुवदुथुराई अधिनियम ने खुद भारत की स्वाधीनता में सेंगोल का महत्व बताया है। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को बोगस बता रही है। कांग्रेस भारत की संस्कृति और परंपराओं से नफरत करती है। पंडित नेहरू को सेंगोल भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में भेंट किया गया था, मगर इसको हटाकर वॉकिंग स्टिक की तरह म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टाइम मैगजीन का हवाला देकर कहा है कि कांग्रेस नेहरू जी का भी अपमान कर रही है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर सरकार 75 रुपए का एक स्पेशल सिक्का जारी करेगी। सिक्के पर संसद की तस्वीर भी होगी।
इस 75 रुपए के सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसकी बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस सिक्के में रुपए का चिन्ह भी होगा और अंकों में 75 लिखा होगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और 4 धातुओं से बना होगा। इस सिक्के को आप सरकारी वेबसाइट www.indiagov.mint से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। हालांकि इन सिक्कों का इस्तेमाल किसी तरह की खरीदारी में आप नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में जून सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। निफ्टी आज 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी रही। बाजार का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोता से। बताएं यतिन, आज लूजर्स और गेनर्स कहां रहे? आज निफ्टी गेनर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा रहा। लगभग 0.25% की तेजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा सन फार्मा अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहां भी लगभग 2.5% की तेजी हुई। हिंडाल्को, HUL जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का माहौल रहा। फ्लिप साइड की बात करें तो थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स जैसे बजाज ऑटो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही। भारतीय एयरटेल, ग्रासिम रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ एक्शन में थे, खास करके मेड प्लस। इंट्राडे में स्टॉक लगभग 17% की तेजी के साथ बंद हुआ क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए इस कंपनी के। इसके अलावा अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि PGEL, E-Clerk सर्विसेज, इन्फो एज, इंडस टावर जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी रही। इनफैक्ट अगर हम इन्फो एज की बात करें तो यहां लगभग 8% की इंट्राडे तेजी हुई और FNO का ये टॉप गेनर बना। लूजिंग साइड पे पेज इंडस्ट्रीज, थोड़े बहुत खराब रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 9% नीचे चला गया। स्टार हेल्थ और अदानी ट्रांसमिशन जैसे काउंटर्स में भी आपने ऊपर के लेवल से सेलिंग आती हुई देखी। शुक्रिया यतिन। इधर एडलवाइस AMC के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि बाजार अब तेजी से रीबाउंड की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कैपेक्स, डिफेंस, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कमाई की अच्छी थीम है जिसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला और ओवरआर्चिंग बड़ा थीम जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है और हम पॉजिटिव हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड व्हाट नॉट। और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अभी सस्टेन मीनिंगफुल तरीके से तेजी आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में मतलब एक डीलेवरेजिंग साइकिल होने के बाद, एक NPS साइकिल होने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक सबका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है ऑन द बैक ऑफ कैपेक्स साइकिल। सो एज ए कोरोलरी लेंडिंग फाइनेंशियल्स, जिसको अगर हम कहें जाए बैंक्स और NBFCs पुट टुगेदर, ये एक अच्छा जगह हो सकता है अगले 1-2 साल में। उसमें कुछ समय बीत चुका है तो मोटा मोटी एक शॉर्ट डेटेड थीम है, बट ये दूसरा थीम हम पॉजिटिव है। तीसरे एरिया में है रियल एस्टेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचें तो 5 से 7 साल के अंतराल के अनुसार मेरे ख्याल से ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, अगर बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इस तरीके की कंपनीज उठा लें तो वो भी शायद अगले 3 से 5 साल में बेहतर करें। और जो फाइनल थीम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगा डिफेंस का। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये 10 से 15 साल का थीम है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप कल पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है, 8वीं बैठक। विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया की थीम पर होने वाली इस बैठक में कुल 8 मुद्दों पर रणनीति बनेगी। डिटेल लेने के लिए एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, इस बैठक का एजेंडा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये जो 8वीं बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक का जो थीम है वो यही रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित देश कैसे बने। इसको 8 अलग अलग थीम पर बांटा गया है, जिसमें से एक है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का। उसको लेके क्या रोड मैप होगा वो रोड मैप पेश किया जाएगा। नीति आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, किन किन क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की जरूरत है।
निवेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है कि निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसकी रणनीति यहाँ पे बनती दिख सकती है। महिला को और कैसे सशक्त बनाया जाए, ये भी एक मुद्दा है। साथ ही साथ जो दूसरे मुद्दे हैं उसमें पोषण, स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही फोकस रहने वाला है। मुझे लगता है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के बाद काफी हद तक ये दिशा मिल जाएगी कि आखिर आने वाले दिनों में सरकार का फोकस किन किन मुद्दों पर रहने वाला है और क्या कुछ खास कदम उठाने वाली है। शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कांग्रेस ने भले ही कर्नाटक का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेफरीज की ये रिपोर्ट है जो कहती है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार पहले से कम सीटें आ सकती है। डिटेल लेने के लिए एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या है जेफरीज की रिपोर्ट में? देखिए, दरअसल कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद जो लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद 2024 में भाजपा के लिए चुनौती काफ़ी ज़्यादा होगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी, 200 सीटें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, उन सारे अटकलों पर विराम लगाता हुआ जेफरीज की ये रिपोर्ट है। जेफरीज की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। और इसने कर्नाटक चुनाव के हार को बिल्कुल दरकिनार करते हुए कहा है कि 2024 में भले ही सीटें कम आए। आपको बताऊं 2019 में 303 सीटें आई थी, तो जेफरीज का मानना है कि 2024 में करीब 270 सीटें यहां पे मिल सकती हैं। लेकिन यहां पे जीत सुनिश्चित है, भाजपा की जीत होगी और वापस भाजपा ही यहां पे सरकार बनाएगी। रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में चुनाव हार के पीछे वजह ये जेफरीज की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दरअसल वहां पे लोकल मुद्दे हावी होते हैं। उसे लोकल मुद्दों की वजह से वहां पे भाजपा की हार हुई, फिर भाजपा वापस नहीं आ पाए। लेकिन इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं होता है। 1985 के बाद से कोई सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी। इस वजह से ये कहना कि भाजपा वहां हार गई तो बाकी जगह भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, वो चुनौती बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दरअसल मोदी सरकार ने जो सराहनीय काम किए हैं पिछले 9 साल में, उन सराहनीय कामों का हवाला देते हुए जेफरीज ने कहा है कि लोग अभी भी मोदी सरकार को उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले पसंद करते थे, और उनके काम का लाभ लोगों तक पहुंचा है, जमीन तक दिखा है। यही वजह है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार, भाजपा सरकार वापस सत्ता में लौटेगी। भले ही सीटें 303 से घट के करीब 270 के आसपास रह जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि भाजपा के लिए चुनौती बड़ी होगी। शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बढ़ते एक बार फिर से आगे, दिल्ली में एक बार फिर से बाइक टैक्सी चल सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राजधानी में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया था। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। बताइए रोहन, क्या स्थिति है, क्या निर्देश है कोर्ट का? जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने राजधानी में चलने वाली जो तमाम बाइक टैक्सीज हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था। दरअसल फरवरी में इस साल दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि ये जो बाइक टैक्सीज चलती हैं वो गैरकानूनी है और उनके लिए किसी विशेष तरह का उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, और अगर इस तरह की बाइक टैक्सीज चलती हुई पाई जाती हैं तो उस पर उसको जब्त कर लिया जाए, उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाए और जो चालक है उसके लाइसेंस को 3 साल के लिए जो है वो रद्द कर दिया जाए। इस तरह के कई सारे फैसले उसने किए थे। इस फैसले को चैलेंज किया था रैपिडो, जो कि बाइक टैक्सी एग्रीगेटर है, उसने, और उसी के आधार पे आज ये सुनवाई की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है बाइक टैक्सीज के ऊपर। और इसका एक मतलब ये भी है कि फिलहाल जो है बाइक टैक्सीज दोबारा से दिल्ली में चल पाएंगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है इसको लेकर, तब तक इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक बात जो समझने वाली है कि दिल्ली सरकार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी का ड्राफ्ट लेके आई है कुछ दिन पहले, और वो फिलहाल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए है और उसमें बाइक टैक्सी का प्रावधान है। लेकिन जब तक ये नोटिफाई नहीं होता तब तक भी आज के आदेश के बाद अब बाइक टैक्सी चल पाएंगी, उन पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। और ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो कि अपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अक्सर जो है बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ते भी पड़ते हैं और कई बार जो है आसानी से उपलब्ध भी रहते हैं। शुक्रिया रोहन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बदलेगी फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं एआई की चुनौती के लिए तैयार?
आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर और फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले जाने हैं। इसकी वजह से अहमदाबाद गांधीनगर के ज्यादातर होटल बुक हो गए हैं। आईपीएल से होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये है अहमदाबाद का आईटीसी नर्मदा होटल। यहाँ चेन्नई सुपर किंग की टीम रुकी हुई है जो आईपीएल का फाइनल खेलने वाली है। टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए भी कई लोगों ने रूम बुक करवाए हैं। पूरे देश से अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा है, इसीलिए होटल में रूम रेट सामान्य दिनों से 50% तक ज्यादा है और फिर भी कमरे नहीं है। तो आईपीएल एक तो बहुत अच्छा है कि इस क्वार्टर में आया है। ये पूरा जो बिजनेस है इसने इस क्वार्टर को बहुत अच्छा बूस्ट किया है हमारे होटल के लिए भी। अगर आप मेरा होटल लेके चले तो मेरा होटल अभी आईपीएल ये क्वालिफायर मैच और फाइनल की वजह से पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। देखा जाए तो रूम रेट्स पे कम से कम 40 to 50% का इंक्रीज भी मिला है जो हम नॉर्मल बेचते हैं। ऑक्यूपेंसी वाइज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो आईपीएल हैज बीन अ गुड बूस्ट फॉर आईटीसी नर्मदा सर। प्लेऑफ और फाइनल के अलावा अहमदाबाद में आईपीएल के 10 और मैच खेले गए। अहमदाबाद में गर्मी में पारा 40 से 45 डिग्री रहता है और होटल बिल्कुल खाली रहते हैं, लेकिन आईपीएल के चलते होटल इंडस्ट्री की चाबी है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कुल 18 5 स्टार, 16 4 स्टार और 100 3 स्टार होटल्स हैं, जो पिछले एक महीने में 75 और पिछले एक सप्ताह में 100% बुक रहे हैं। बीसीसीआई से जुड़े हुए लोगों का भी मानना है कि आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने से अहमदाबाद में नए होटल खुलेंगे। आईपीएल इतना पॉपुलर हो गया है कि उसका कोई अभी सीमा नहीं रही है। अभी सेमीफाइनल फाइनल भी अहमदाबाद में है और इतने और जहाँ सबसे दुनिया में बड़ा स्टेडियम है तो वो देख के यहाँ इतने लोग बाहर से भी आते हैं फाइनल सेमीफाइनल देखने के लिए। तो कोई होटल और होटल सब फुल हो जाती है और मुझे लगता है कि यह अहमदाबाद शहर के लिए अच्छा है कि इसके हिसाब से और बड़ी बड़ी होटलें आएगी और जो इंडिया के बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली है उसके मुकाबले में रहेगी। अहमदाबाद में होटल तो फुल हैं, लेकिन आईपीएल के चलते अब दूसरे सेक्टर्स को भी अच्छा धंधा मिल रहा है और यहाँ पर स्पोर्ट्स टूरिज्म चमक गया है। अहमदाबाद के होटलों के लिए आईपीएल संजीवनी के समान है और आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चलते गुजरात में और बड़ी होटल आने की पूरी संभावना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे। सत्येंद्र जैन को अपनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी। इसके अलावा जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सत्येंद्र जैन गुरुवार को जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे। इसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से जेल में बंद हैं। एल नीनो होने के बावजूद मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान दिया है। पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी, हालांकि उत्तर पश्चिम रीजन में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डीएस पाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर डीएस पाई हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस साल मॉनसून किस तरह का रहने वाला है? देखिए, ये एज पर दी जो अपडेट अभी हम लोग इशू किया है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, ये सीजन जून टू सितंबर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है और क्वांटिटेटिवली 96% +or -4 इज द मॉडल एरर। लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% होने की संभावना है। सर, कौन कौन सी रीजन में कितनी बारिश आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, यदि हम लोग रीजन वाइज देखते हैं ये 4 रीजन है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इधर वो जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और पूरा नॉर्थन राजस्थान, यूपी, ये सभी वेस्ट यूपी सभी जो है वो उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलते हैं। फिर सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी सेंट्रल इंडिया है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला, इसमें जो
नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस बार बिलो नॉर्मल बारिश होने की, सामान्य से कम होने की संभावना है। लेकिन ऑल अदर 3 रीजन, पर्टिकुलरली सदर्न पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये पूरा तीनों रीजन में नॉर्मल बारिश या सामान्य बारिश मिलने की संभावना है। सर, इस बार अल नीनो होने की भी संभावना जताई जा रही है, चांसेस 90% है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जरूर, सर जैसे आपने बताया एलिनो होने की 90% से ज़्यादा है और इसका थोड़ा नेगेटिव असर होगा मानसून में, इसीलिए हम लोगों ने 96% थोड़ा सामान्य से कम है, 100% से 4% कम है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन ओशन में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होने की संभावना है। ये यदि आईओडी जैसे प्रेडिक्ट किया है नेक्स्ट 2-3 महीने में एक्टिव हो जाता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एलिनो का, उसमें थोड़ा कमी लेके आएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पूरा दूसरा 3 रीजन में मानसून की बारिश नॉर्मल होने की ज़्यादा संभावना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।